हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान नगरपालिका का अधिनियम 2009 अभी तक याद नहीं हुआ तो एक बार इस तरह से याद करके देखिए, एग्जाम में भूलोगे नहीं। ये जो अधिनियम है ये आप सबने अभी तक पढ़ लिया होगा, लेकिन हम जो हैं कहीं ना कहीं ये इसकी इतनी सारी धाराएं हैं कि इसमें जब हम आगे की पढ़ते हैं तो पीछे की भूल जाते हैं। तो मैंने जो है इनका एक लेआउट बनाया है जिससे आप इन ट्रिक्स को एग्जाम में याद रख पाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अध्याय 1 जो है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें परिचय है। परिचय इन द सेंस कि जो इसका पूरा नाम है अधिनियम का वो दिया हुआ है। उसके बाद में उसमें ये दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है वो कहाँ लागू होगा। तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर ये सब जगह इसका जो एरिया है वो सब जगह लागू होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो इसमें धारा 2 है, मतलब जो अध्याय 1 है उसमें क्या है, अध्याय जो एक है उसमें क्या है, अध्याय 1 जो है उसमें 2 धाराएं हैं। ठीक है, धारा 1 और धारा 2। एक में तो जो कंप्लीट इसका नाम आ गया और ये कहाँ पे लागू होगा, किस एरिया में, तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर। और एक में क्या है, इसका कंप्लीट नाम है जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और धारा 2 में क्या है, विभिन्न परिभाषाएं, लेकिन ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि बाय चांस एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि ये एक तरीके से इसकी स्टार्टिंग है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या है, धारा 3 से 50 तक। और अगर डायरेक्ट ही पूछ ले कि अध्याय 2 है, वो उसका नाम पूछ ले, ठीक है, तो नगर पालिका गठन एवं शासन। अब इसमें जो है वो धारा 3 से लेकर 50 तक है। अब हम इनको कैसे इंटर रिलेट करके याद करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं धारा 3 से। 3 में क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन है मतलब कि एक तरीके से नगर पालिकाओं का जैसे नगर पालिका है इनका क्या क्या इनके अंदर रूल्स लागू होंगे। ठीक है, अगर बड़ी नगर पालिका है उसको छोटी में मिलाएंगे तो क्या रूल्स लागू होंगे, ये सब चीजें हैं। और ये सब आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें ये सारी बातें दी हुई है। अगर आपको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेन मेन आपको इनके जो हेडिंग्स है, जो इनका एक्चुअली क्या होता है, अंदर से भी अगर क्वेश्चन आता है और हमें उसकी अगर हेडिंग याद है तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही टिक करके आ जाते हैं। और अगर हमें उसकी हेडिंग ही याद नहीं है, हेडिंग ही भूल गए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो मेन इनका सब टाइटल है, एक तो होता है टाइटल, फिर इनके अंदर होते हैं सब टाइटल, तो हम इनके मेन टाइटल्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो जो 3-5 करने वाले हैं उनके लिए किसका निर्धारण कर दिया जाता है, सीमा का निर्धारण। तो धारा 3 से आप ऐसे याद रख लेना, सीमा का निर्धारण से नगर पालिकाओं का परिसीमन। ठीक है, अब हम किस पे चलेंगे, धारा 4 पे। धारा 4 में क्या समझेंगे कि यहाँ पे हमने सीमा का निर्धारण किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ तो नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है और इसको इजी लैंग्वेज में उपबंध में छूट मान सकते हो। तो जब हम कोई सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा है, हमने उसके लिए कोई सीमा का निर्धारण किया, तो ऐसे तो बच्चे क्या होंगे, उस सीमा में थोड़ी बंधे रहेंगे, तो हमें उनको कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ेगी। और कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि चलो कुछ नियम तुम्हें खुद बनाने की भी हम आजादी देते हैं। यहाँ पे आप आजादी को शक्ति से रिलेट कर लो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि धारा 3 में हमने क्या किया, सीमाओं में बांधा, तो धारा 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ छूट देनी पड़ेगी, कुछ नियम बनाने की शक्ति देनी पड़ेगी। अब 5 में क्या हुआ, 5 में आते आते यहाँ पर आखिरकार इन्होंने क्या कर लिया, नगर पालिकाओं की स्थापना कर ली, क्योंकि ये 3-5 करने वाले एक्टिव थे। फिर यहाँ पे हमने उनको छूट भी दी, नियम बनाने की शक्ति भी दी, तो यहाँ आके वो स्थापना करेंगे, नगर पालिका बोर्ड का गठन करेंगे। अब हम आ जाते हैं धारा 6 पे।
धारा 6 को हम कैसे याद करेंगे कि 6 और 9 ये क्या है, मोस्टली बच्चों को इनकी जो संरचना होती है इनमें कंफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है रिवर्स लिखने की, जैसे कि 7 है उनको बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से याद रखेंगे कि 6 की जो संरचना है उसको थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे हमेशा 6 और 9 की संरचना में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप जैसे ही धारा 6 आए तो ये संरचना याद रख लेना, संरचना से आपको याद आ जाएगा कि नगर पालिका की संरचना का उल्लेख किसमें है, धारा 6 में। अब हम चलते हैं धारा 7 में। धारा 7 में क्या है, नगर पालिका की पदावधि व कार्यकाल का उल्लेख। अब देखो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, धारा 7 की। 7 में जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो पदावधि की बात होगी, और साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि 7 में साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी किसकी बात होगी, पदावधि की। अब इसके बाद में हम चलेंगे किसमें, धारा 8 में। कहाँ चलेंगे, धारा 8 में। अब धारा 8 जो है इसमें किसके ठाठ है, अध्यक्ष के ठाठ है, क्योंकि नगर पालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जा रहे हैं, अध्यक्ष के नाम से। तो आप इस तरीके से धारा 8 को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, धारा 9 पे चलेंगे, ठीक है। किस पे चलेंगे, धारा 9 पे। अब धारा 9 को कैसे याद रखोगे कि अगर हम किसी भी काम को क्या बोल देते हैं, नो। अगर आपने कोई भी, आपको किसी ने काम बोला और आपने क्या बोल दिया, नो ये काम मैं नहीं करूंगी, तो वहीं से क्या शुरू हो जाता है, विभाजन। तो आप इससे रिलेट करके याद रख लेना कि धारा 9 में क्या है, बोर्ड में विभाजन। अब हम आते हैं धारा 10 पे। धारा 10 में क्या है कि जैसे ही 10 साल की उम्र में कोई बच्चा आता है तब से वो कुछ ना कुछ राज्य सरकार के प्रति अवधारणा बनाना शुरू कर देता है। इससे पहले क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, हमारे राजस्थान में कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, या आपको कुछ और इसमें तरीका समझ में आए तो कर सकते हो, मुझे यही सबसे ठीक लगा। अब इसके बाद में धारा 11, देखो 11, 21 ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हम शुभ मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते। तो जब हम 11 को शुभ मानते हैं और शुभ में क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, नामावली करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निर्वाचन की नामावली, निर्वाचन संचालक की बात कर रहे हैं धारा 11 में। अब धारा 12 में क्या है, 12 में क्या है कि 12 से जो बार डालते हैं, कुछ होते हैं ना जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वही तो बार डालते हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको हम कोई ना कोई कार्य सौंपेंगे, ठीक है। इजी लैंग्वेज में क्या समझेंगे, कार्य सौंपेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रत्यायोजन, इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से कार्यों का प्रत्यायोजन किया जाता है। अब क्या है, धारा 13। धारा 13 में क्या है, तेरा मेरा, कैसे याद रखेंगे, तेरा मेरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड हेतु निर्वाचक नामावली, ठीक है। तो इसको 13 से हम ऐसे याद रखेंगे कि तेरा मेरा किसका निर्वाचक हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत अधिकारी द्वारा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं जो मैंने इनमें ट्रिक्स में यूज किए हैं कि जो 13 जो है इसमें जो निर्वाचक नामावली है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब हम आते हैं धारा 14 पे। देखो आरटी एक्ट 2009 जो है इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। अब 14 साल तक के प्रावधान तो वहां पे हो गया। अब बात कहाँ पे आती है कि 14 के बाद में बच्चों का कहीं ना कहीं तो नामकरण होगा कि नहीं होगा, तो 14 के बाद में नामावली का नया पंजीकरण। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे का 14 के बाद में कहीं पे क्या होगा, रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत होगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें निर्भरताएं क्या है, अयोग्यताएं क्या है, ठीक है। तो
निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत होने की निहरता या अयोग्यताओं का उल्लेख किसमें है? धारा 14 में। अब धारा 15 में देखो, 14 में अगर किसी का पंजीकरण नहीं हो पाया तो वो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ कैसे लगाएगा? मिथ्या घोषणा करके, ठीक है। और क्या करेगा? धोखे से नाम जुड़वाना, ये सब चीजें किसमें आ जाएगी? मिथ्या घोषणा करना। तो धारा 15 में, धारा 14 में हो नहीं पाया किसी भी बच्चे का पंजीकरण, किस वजह से? अयोग्यताओं के कारण। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? मिथ्या घोषणा करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है ये 15 तक ही धाराएं करेंगे। अगली क्लास में जो है मैं 15 धाराएं और प्लस कर लूंगी तो 30 तक हो जाएगी। ऐसे करते करते हम सभी धाराओं को कंप्लीट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आप अच्छे से याद कर पाओगे। मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे इसमें और क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।